हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी क्लासेज में। आज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की सीरीज के अंतर्गत आज आपके सामने एक साइकोलॉजी का पेपर लेके आया हूँ। इस पेपर को आप सब अपने अपने मन से क्वेश्चन का आंसर देते जाना और नोट करते जाना कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है इसका जो लेवल है इतना अच्छा लेवल बनाया है कि अगर इसके अंदर आप 25 प्लस क्वेश्चन 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इतना अच्छा लेवल का पेपर बनाया है इसने, बहुत ही अच्छा पेपर है। देखते हैं आज के पेपर को। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। शुरू करते हैं आज की क्लास, चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस सीटेट के अंदर भी बहुत आते हैं और रीट के अंदर भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अध्यापक भर्ती परीक्षा, एच टेट, यूपी टेट, सबके अंदर आता है। निम्न में से कौन सा जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम पोर्टफोलियो, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। तो इसके अंदर व्यापक मूल्यांकन का समर्थन पूछ रहा है, मूल्यांकन से संबंधित है, तो यहाँ उपलब्धि परीक्षण नहीं हो सकता है और मानकीकृत बुद्धि परीक्षण भी नहीं हो सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो कार्य पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर तो क्रियात्मक चीज़ों का होता है, और वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, इसमें वृद्धि और अधिगम दोनों का हो रहा है, तो प्रगति पोर्टफोलियो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, इसमें 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कथन और निष्कर्ष दे रखा है, देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। बच्चों के साथ काम करते समय अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच भी उसको करनी चाहिए शिक्षक को। ये बात बिल्कुल ये कथन सही है। फिर इसका कारण है जो दूसरा देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसमें तो ये शिक्षक के दृष्टिकोण पूर्वाग्रह की बात कर रहा है और इसमें समस्या समाधान की बात कर रहा है। तो इसका मतलब आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है। कथन तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो व्याख्या तो नहीं करता है। दूसरा देखो, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, बताइए इसका आंसर। कमेंट्स करके बताइए जल्दी जल्दी कि अंकों के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है, तो वो अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। क्या वो किस्मत को ठहरा रहा है, या फिर कार्य कठिनाई, या फिर कोशिश की कमी, या फिर योग्यता का अभाव। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मुझे अंकों की समझ नहीं है, वो अपनी समझ के बारे में बता रहा है, तो इसके अंदर किस्मत का तो कोई रोल नहीं है। कार्य कठिन नहीं है, कठिन होता तो वो कोशिश करके कर लेता, और कोशिश की कमी जरूरी नहीं है कि क्योंकि उसको अंकों की समझ नहीं है, यानी कि उसके अंदर अंकों को समझने की योग्यता नहीं है, उसके अंदर अभी एबिलिटी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4, योग्यता का अभाव। ठीक है, इसका राइट आंसर योग्यता का अभाव होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाए ना
तो अच्छे से बच्चों की छंटनी हो सकती है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? ऑप्शन देखिए, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनका समझ के वर्तमान स्वरूप से पूरी तरह से असंबंधित हो। तो ये बात तो उसने नहीं बताई थी कि समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो समर्थन और मार्गदर्शन दोनों मिलना बहुत जरूरी है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। फिर तीसरा, ये ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन देखो, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, नेगेटिव हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित, और व्यक्तिगत रूप की तो इसने बात ही नहीं करी थी लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने मार्गदर्शन और उचित समर्थन वाला कथन जो है 2 नंबर का, वो आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चीजों को अच्छे से समझो, आराम से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं इसकी साइज, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका की बात कर रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। तो देखिए, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बात सही है कि भाई शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। फिर है, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते तो हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते, स्वतंत्र रूप से कतई नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ अब 3 ऑप्शंस आपको लग रहा है कि सही है, लेकिन सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? तो ज्ञान प्राथमिक होना स्रोत है, लेकिन सुविधा प्रदाता सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है। टीचर जो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है। यहाँ सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा शिक्षक। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि दी थी कि अलग अलग डिफरेंट बुद्धियां होती हैं लोगों के अंदर, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने यही बताया था, अनेक बुद्धि के अनेक प्रकार बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। समान रूप की बात ही नहीं करी थी इसने। ठीक है, फिर अगला देखो ऑप्शन, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग आयामों में ह्यूमन बीइंग डिफरेंस इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, अलग अलग योग्यताओं की बात जरूर करी थी। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, ये गलत हो जाएगा, ये हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं कहा था। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग बुद्धि होती हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के अंदर अलग अलग योग्यताएं होती है। ठीक है, कोई बच्चा किस फील्ड में करेगा तो कोई किसी दूसरे फील्ड में सफल रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास की ओर, पूरा क्वेश्चन उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? किस अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले जो आपके आएगा वो आएगा एक्शन बेस्ड आ जाएगा। ठीक है, क्रिया आधारित सबसे पहले आता है, उसके बाद में आता है इमेज बेस्ड, यानी कि एक्शन, इमेज और सिंबल, यानी कि क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। यहाँ पहला ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेगा। सबसे पहले एक्शन होता है, फिर इमेज लेशंस बनता है, फिर सिंबल बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित क्रम आपके 1 नंबर ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेगा। बहुत ही अच्छा पेपर है ये, बहुत ही शानदार। फिर देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न आया है नेक्स्ट, कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए।
प्रभावी संज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, ये बात तो सही है। फिर दूसरा देखिए, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बिल्कुल, संवेग और संज्ञान भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये ऊपर भी संज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए संवेग का सहारा ले रहा है। तो कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, और एक की दो व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये भी संज्ञान और संवेग के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि इसका व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके ए और आर दोनों राइट हैं, और एक की आर सही व्याख्या करता है। यहाँ 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं, और एक की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, ऐसा लेवल आए तभी मज़ा आता है एग्जाम्स के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में डेवलपमेंट कौन सा कथन सही है। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा सही है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास एक असतत प्रक्रिया कतई नहीं हो सकती, विकास जो है सतत प्रक्रिया है कि नहीं है। ठीक है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बिल्कुल, ये विकास जो है वर्तुलाकार होता है, यानी कि चक्रीय प्रकार से होता है, रेखीय नहीं होता है, ये कथन सही है। आगे देखिए, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है क्या। नहीं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। फिर है, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते नहीं होते हैं, एक दूसरे से एकीकृत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपके राइट आंसर आएगा, विकास चक्रीय होता है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्यूर्स इज ए स्पाइरल मैनर नॉट इज लाइनर। ठीक है, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता है, नॉट लाइनर, इट्स स्पाइरल मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। किस प्रकार अपने व्यवहार को नियमित करते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया, तो अडेप्टेशन तो इसने बताया ही नहीं था, लेव वाइगोत्स्की ने अडेप्टेशन नहीं बताया था। फिर संतुलीकरण की प्रक्रिया, तो प्रोसेस इक्विलिब्रेशन भी इसने नहीं बताया था, और रेनफोर्समेंट पुनर्बलन भी नहीं बताया था। ठीक है, अनुकूलन, संतुलीकरण, पुनर्बलन, ये सब तो इसकी लेव वाइगोत्स्की की नहीं है ना, जीन पियाजे ने बताया। तो इसका जो हो जाएगा यूज ऑफ इनर स्पीच, यानी कि आत्मवाक का प्रयोग। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। अब कक्षा 5वीं के बच्चे हैं, उनको तैरने और डूबने की अवधारणाओं के बारे में पढ़ाना है, तो अब उसको किस प्रकार का शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। व्याख्यान विधि, अब व्याख्या करके तो कैसे बताएगा तैरने डूबने को। वीडियो दिखाना, वीडियो दिखाने से कोई तैरना सीखेगा क्या, नहीं सीखेगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। निर्देशित खोज, गाइडेंस डिस्कवरी, खुद खोज करके, खोज वाले सिद्धांत से संबंधित है, खुद खोज करके वो कराएगा। ठीक है, निर्देशित खोज इसका जो है आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। क्या पूछ रहा है, एक मेमोरी टेक्निक नहीं है सीखने के लिए, सार्थक सीखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक नहीं है। तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा, देखिए, रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियां, संकल्पना चित्रण और विस्तृत दोहराव। तो प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, तो रटना व दोहराव करना, तो रटने की तो कोई प्रक्रिया साइकोलॉजिकल प्रक्रिया होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, रटना व दोहराव करना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। आलोचना, वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से, तो यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसके अंदर आलोचनात्मक सोच की विशेषता कौन सी, ये है ना, मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित कतई नहीं होता है, तथ्यात्मक जानकारी पर कतई आधारित नहीं होता है, कई उत्तरों को प्रस्तुत करते हैं इसके अंदर, आलोचनात्मक के अंदर। ठीक है,
2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए क्या? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना जरूरी है क्या? हाँ, नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के द्वारा ही सुनिश्चित होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, दोनों ही कथन गलत है यहाँ पे। तो ए सही है लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 4 इज राइट होगा। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे चलो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस प्रकार की अवधारणा है? अब जीन पियाजे के अनुसार कौन सी उदाहरण है? वह उसका जो कुत्ता है रस्टी, सेम उसके जैसा ही जो कुत्ता दिखता है, ठीक है, उसको भी वो वही कुत्ता समझ लेती है। तो ये किस प्रकार की अवधारणा है? तो ये जो आपके समायोजन एसिमुलेशन हो जाएगा ना, एसिमुलेशन हो जाएगा, समायोजन। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किस पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता हमेशा सेक्सुअली होती है, तो ये सेक्स पर निर्भर करती है। एक ऑप्शन होगा। जेंडर पर कभी निर्भर नहीं करती है, शैक्षणिक सफलता पर भी नहीं करती हैं, और आनुवांशिकता सीखने की शैली पर भी नहीं करती है। तो यहाँ केवल पहला सही रहेगा। तो ऑप्शन देखिए, एक में पहला ऑप्शन 1 नंबर इस राइट आंसर रहेगा। आनुवांशिकता जो हेरिडिटी है वो सेक्सुअली ओनली फॉर सेक्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल राइट कथन है ये। प्रश्न भी पूछना चाहिए और वापस उनको अगर नहीं आ रहा तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो कथन बिल्कुल सही है एक वाला। फिर दूसरा देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये भी सही है। अब पहले वाले कथन में था कि प्रश्न पूछना भी चाहिए और पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, तो ये एक बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का ही अर्थ होता है। ठीक है, तो एक की व्याख्या भी आर करता है और दोनों कथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 1 नंबर, और एक की आर सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? दोहरा और बारंबार किया जाने वाला बताया था मैंने, ऑटिज्म बच्चे। क्या बताया था? ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, स्वलीन क्रम विकार होता है उनके अंदर। ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म बच्चों की पहचान होती है दोहरा व बारंबार करते हैं, एक ही व्यवहार को बार बार करते हैं, एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, एक ही लाइन को बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 1 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब? तो कब सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया के अंदर? तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन की गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, बिल्कुल तब महसूस करता है। आगे और देखिए, ऑप्शन अधिगम का बल दोहरा और रटने पर हो, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की कभी बात करता ही नहीं है। ठीक है, इग्नोर करता ही नहीं है ये। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, नकारने की भी बात नहीं है। तो वो पहला ऑप्शन से हो जाएगा, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, उनसे रिलेटेड होती हैं। कहीं पर भी नकारने की बात तो कहीं होती नहीं है इसके अंदर। ऑप्शन 1 आपके राइट आंसर रहेगा। फिर अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप, कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है? लर्निंग डिफिकल्टीज वाले जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता देखते हैं। ऑप्शंस, नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है, तो ये नज़र कमज़ोर होने वाले लर्निंग डिफिकल्टी में नहीं आते हैं। ठीक है,
फिर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या, ये भी लर्निंग में नहीं आते। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर अगर भ्रम हो रहा है, बिल्कुल एक जैसे शब्दों में अगर भ्रम हो रहा है उनको समझ में, अब उनको एम बताएंगे और डब्ल्यू बताएंगे तो इन दोनों में अगर वो फर्क नहीं कर पा रहे ना, तो वो होती है लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की जो समस्या वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, और नज़र कमजोर वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लेकिन अक्षर और वर्णों को लेकर उनके भ्रम होता है, जैसे एम को डब्ल्यू बोल देता है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग डिफिकल्टीज से ग्रसित होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 आपके राइट रहेगा, ऑप्शन 3 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, तो वह क्या कहलाती है? तो वो सेंसिटिव पीरियड्स होता है, संवेदनशील अवधि होती है, क्योंकि सामाजिक अभाव का वो अनुभव करता है। फिर विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, फिर पुनः आवास के बावजूद सुधार अधीनस्थ होने लगता है, संभावना वापस होती लगती है, तो वो संवेदनशील अवधि कहलाती है। सेंसिटिव पीरियड्स के अंदर ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है? पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाता है जेंडर के व्यवहार के बारे में? तो क्या कहलाता है? तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहलाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। जेंडर की पहचान इससे नहीं होती, जेंडर भेदभाव नहीं होगा, प्रारूप नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता होगा। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं आप ही के लिए ये मेहनत करता हूँ, इतनी पुराने क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन करवाता हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि किस टाइप का जो है पेपर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या होता है इंक्लूसिव क्लासरूम? तो इसके अंदर है जो सभी बच्चों की जो कक्षाओं में गतिविधियां और कक्षा की क्रिया में शामिल सभी बच्चे होते हैं, जो भी क्रिया कराएंगे सब बच्चों के लिए कराएंगे, जो भी पढ़ाएंगे सब बच्चों को पढ़ाएंगे, वही तो समावेशी शिक्षा होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जो होशियार बच्चा है उसको अलग चीज़ें पढ़ा रहे हैं और जो कमज़ोर है थोड़ा सा उसको अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो सभी बच्चों को एक ही गतिविधि करवाई जाती है और एक ही क्रिया के अंदर सभी को शामिल रखा जाता है, वो समावेशी कक्षा होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, तो केवल एक ही प्रकार के बच्चों की बात नहीं करता है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है, बिल्कुल होते हैं, सभी बच्चे क्रिया में शामिल होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। अब विशेष बच्चों के लिए नहीं है ये क्लासें, ये सभी बच्चों के लिए समान होती है, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो गतिविधियां हैं ये समान गतिविधि होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शंस पे इसका आंसर ज़्यादा सटीक रहेगा। ठीक है, होने में तो ये भी है, पाठ्यचर्या का पालन भी करेंगे और शिक्षा शास्त्र को भी अपनाएंगे, लेकिन ये सभी गतिविधियों के अंदर आ रहा है और कक्षा की क्रिया में भी सभी बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने के लिए, तो आलोचनात्मक सोच के अंदर उच्च स्तरीय सोच और समस्या के समाधान का जो कौशल होता है उसको बढ़ावा मिलता है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित नहीं होता है, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन, इसमें आकलन नहीं होता है, इसमें कौशल को बढ़ावा मिलता है। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट रहेगा। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो राइट सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, तो अलगाव में कभी नहीं होता है। अधिगम केवल कक्षा, केवल शब्द आ गया तो केवल कहीं हो ही नहीं, अधिगम तो सब जगह होता है।
ठीक है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होती है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सोशल प्रोसेस होती है। रचनावादियों ने कहा था सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4 है। सामाजिक जो रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सोशल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, सामाजिकता का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया का बहुत इनरोल बताया था इसके अंदर, विकास के अंदर। जो यहाँ 4 नंबर राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, 12 महीने की उम्र में 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं बच्चे। अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। बिल्कुल कुछ महीने 12 महीने में करते हैं और कुछ बच्चे जो 20 महीने तक भी नहीं करते। ये कथन सही है, बिल्कुल विभिन्नता का सिद्धांत है। और विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक होते हैं और बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। दोनों कथन सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपके एक ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण होता है? तो ये क्वांटिटी चेंज हो रही है, मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। लंबाई और वजन में वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28वां है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती हैं कि कानून इस परिस्थिति के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो कौन सी अवस्था के अंदर हो जाएगी अरुणिमा? तो वो नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता की जो अवस्था होती है उसके अंदर वो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट रहेगा। ये हेंज की दुविधा वाला जो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं उन पे मैं एक क्लास लेके आऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वहाँ यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं। बिल्कुल सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चे उत्कृष्ट होते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ राइट रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है? तो वर्गीकरण और क्रमबद्धता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 होती है। कौन सी होती है? 2 से 4 होती है, ठीक है। 2 से 4 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो मैंने बताया था जीन पियाजे को अच्छे से कि उस टाइम जो होती है वो जो एज होती है साइम्बोलिक प्ले एंड एंडिमिज्म, जीववाद की प्रक्रिया होती है उस टाइम पे, ठीक है। 2 से 4 वर्ष के अंदर जीववाद और प्रतीकात्मक खेलों की अवस्था होती है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और सबसे शानदार पेपर था आज का, जो पेपर था बहुत ही शानदार पेपर था, ठीक है दोस्तों। तो कल मैं वापस फिर आपके लिए क्लास लेके आऊँगा और कोशिश ये रहेगी कि कल मैराथन क्लास भी हो सकती है। अगर कल नहीं तो परसों आपको मैराथन क्लास करवा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आप हमारे SKC क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़े SKC क्लास लिख के सर्च कर सकते हो या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पे सभी PDF जो है आपको मिल जाएगी। अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको PDF नहीं मिलती तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो SKC चैनल्स पे, ताकि मैं आपको वो उपलब्ध करवा दूंगा PDF, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता हो तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें कि क्लास आपको कैसी लगी है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। फ्री में आपको मैं क्लास बताता हूँ डेली, पुराने क्वेश्चंस पेपर लेके आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।